Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. My name is Tanya Sharma and I welcome you all to the Physics वाला platform channel उमंग बैच of class 8. ठीक है, एज यू ऑल नो मैं आपको पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ और प्रॉमिस किया है आपको कि मैं आपको सिंपलिस्टिक वे में पढ़ाऊंगी, राइट? तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर पहले हमें सोचना है, हमें इमेजिन करना है दो गेम्स के बारे में। इमेजिन क्या करना है, आप लोग खेलते ही होगे। तो फर्स्ट गेम इज फुटबॉल। ठीक है, हम फुटबॉल के बारे में कुछ इमेजिन करेंगे। इमेजिन क्या करेंगे, सोचेंगे जब भी हम फुटबॉल खेलते हैं, वी ऑल नो फुटबॉल नाम से ही लगता है कि फुटबॉल जो हम पैरों से खेलते हैं, फीट से खेलते हैं, ठीक है। और अगर उसी गेम के अंदर खेलते खेलते हम बॉल को हाथ लगा देते हैं तो वो माना जाता है फाउल, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम हाथ लगा रहे हैं उस गेम को, बॉल को खेलते खेलते, तो वो फाउल बन जाता है। तो ऐसा फाउल क्यों बना? वो गेम में हाथ लगाने से फाउल क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं उसका कोई रूल बना होगा, तभी तो पता है कि हम अगर उसको हाथ लगाएंगे फुटबॉल गेम खेलते खेलते तो वो हो जाएगा फाउल, ठीक है। सिमिलरली एक छोटी सी गेम एक और लेते हैं जो इंडोर गेम है, जो हम सबकी फेवरेट होती है, लूडो। जब भी हम लूडो खेलते हैं उसको अपने तरीके से उसके रूल्स कस्टमाइज कर देते हैं, है ना। कभी कोई कहता है कि 6 में डाइस में 6 आएगा तब खुलेगी, कोई कहता है डाइस में 1 आएगा हम तब खोलेंगे। तो अपने हिसाब से हम गेम्स के क्या बना लेते हैं, रूल्स। और इन्हीं रूल्स के हिसाब से आज जब हम बात करने जा रहे हैं रूल्स की, तो बस हम यही बात करने जा रहे हैं कि जो हम दो गेम्स खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, उसका बनता है रूल। और यही जो रूल होते हैं कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं कि हम गेम क्या खेल रहे हैं। तो हर एक गेम की अपने अपने रूल्स होते हैं। जैसे हॉकी के अलग गेम के रूल हैं, कैरम बोर्ड के अलग है, लूडो के अलग है। तो कहीं ना कहीं रूल्स एक गेम के अलग होते हैं और दूसरी गेम के अलग होते हैं। और यही तो रूल्स होते हैं जो एक गेम को दूसरी गेम से अलग बनाते हैं, राइट? जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, जब हम देश की बात करते हैं, तो देश के अंदर भी रूल्स होते हैं। जी हाँ, और यही हमारा फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। जो हम पूरे देश के रूल्स बनाते हैं, पूरी सोसाइटी के रूल्स बनाते हैं, उनको ही तो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ सिंपल सेट of written rules and principles जो हमारे पूरे देश के लिखे जाते हैं। As we live in India, तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड, ये हमारा जो चैप्टर है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अभी हमें पता लगा कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सिंपल सेट ऑफ रिटन रूल्स जो हमारे देश के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश को रूल्स की या कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत पड़ती है, अभी हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ आइडियल्स होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, ऑफ कोर्स, जिसके बेस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होता है, जिसके आधार पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रूल्स रिटन होते हैं। उनको बोलते हैं आइडियल्स और बोलते हैं की फीचर्स। तो ये 3 चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वन शॉट। एंड लेट्स जंप, कॉन्स्टिट्यूशन तो समझ आ गया, लेट्स जंप टू व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की या जो हम कहते हैं रूल बुक है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ऐसा कुछ होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जैसे हमें पता लग गया है कि ये होती है एक रूल बुक, ठीक है। और कैसे होती है रूल बुक? पूरी कंट्री की। और ये रूल बुक होती है पूरे एक कंट्री की या पूरे एक सोसाइटी की, ठीक है। सो लेट अस सी, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन लें तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिक सेट ऑफ रूल्स। व्हाट इज दिस? इज अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। एक सेट होता है, एक सेट है किसका? ऑफ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। रूल्स देते हैं, रूल्स होते हैं उसके अंदर पूरे कंट्री के, और होते हैं प्रिंसिपल्स। अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड विच इज इन रिटन फॉर्म। ये एक बुक, रूल बुक होती है जो एक रिटन फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है, इन अ रिटन फॉर्म। और ये क्या करती है? बेसिकली इट गार्ड्स द सिटीजन। जैसे गार्ड हमको प्रॉपर बचाता है, बताता है सिक्योरिटी के लिए, सो इट ऑल्सो गार्ड्स द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स को गार्ड करता है, ठीक है, इट गार्ड्स द सिटीजन, सिटीजन को गार्ड करता है, राइट, इट गार्ड्स द सिटीजन।
ठीक है, इतना तो हमें समझ आ गया है एंड वी कैन ऑल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं जहां पे हम पढ़ने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड सेम ही मतलब होता है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाई व्हाट शुड वी नीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो हम कैसे अपने फीचर्स याद करेंगे? थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने पॉलिटिकल साइंस को, एग्जाम्पल्स के थ्रू, स्कूल के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। राइट, तो अगर हम देखें अपनी क्लासरूम के अंदर, एफईसी क्लासरूम के अंदर, जब हम क्लास में जाते हैं, कोई भी न्यू क्लास में, अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे होगे, जब भी आप स्कूल जाते हो इमेजिन करो जब भी फर्स्ट डे होता है तो टीचर आपको बोलती है वेलकम टू द न्यू क्लास। क्लास 7th में गए थे तो वेलकम मैम ने किया होगा, क्लास 8th में गए थे, राइट। तब बोला जाता है कि एक स्कूल या फिर एक क्लासरूम का डेकोरम बनाने के लिए एक टीचर बोलती है हमारे क्लासरूम के रूल्स बनाओ, राइट, जो बुलेटिन बोर्ड के साइड पर लगा देते हैं। तो ऐसे ही जब हम अपने क्लास के रूल्स बनाते हैं, व्हेन वी मेक क्लासरूम के रूल्स, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसपे मैम बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करती हैं, है ना। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं आइडियल्स। देखिए, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं हम? आइडियल्स। एंड व्हाट आर आइडियल्स? आइडियल्स आर बेसिकली प्रिंसिपल्स या आइडिया बेसिकली ऐसे रूल्स होते हैं, दे आर ऑट टू बी राइट, मतलब वो बिल्कुल सही है और कहते हैं ना कि जो मॉरल इफेक्ट देता है, जो सच्चाई पे बेस्ड है, तो वो होते हैं हमारे आइडियल्स। अब बात कर जब हम क्लासरूम के भी रूल्स बनाते हैं तो टीचर बोलती है ना यू मस्ट फॉलो दिस, यू मस्टंट फॉलो दिस, यू मस्ट नॉट, ये करना ही है। तो जो करना ही है, यू मस्ट फॉलो दिस, वो कहीं ना कहीं हमारे आइडियल्स में आते हैं। ठीक है, और यही आइडियल्स, ऐसे ही आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी होते हैं, है ना। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होती है और कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि हमारी रूल बुक है, वो कहीं ना कहीं हमें अच्छे तरीके से एक अच्छे सिटीजन के लिए क्या क्या जरूरतें होती हैं उसको भी गाइड करती हैं। सिटीजन्स के लिए बना होता है, राइट, क्या कि सिटीजन्स उस पे कलेक्टिवली एस्पायर कर सके। सो फॉर एग्जाम्पल, कैसे कैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, कैसे कैसे आइडियल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्कूल में हम क्लासरूम में देखते हैं, है ना, वी शुड कट अ गुड बॉय, एक आइडियल बॉय, एक आइडियल गर्ल, एक आइडियल स्टूडेंट क्या होता है? जो सारे रूल्स को अपनाए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम के एनी रूल्स आप ले लो कि नोटबुक सबमिशन ऑन टाइम होना चाहिए, है ना, क्लास वर्क होमवर्क ऑन टाइम होना चाहिए, नेल्स कट होने चाहिए, नॉर्मल आइडियल्स। ठीक है, सेम ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं जो बनते हैं हमारे सिटीजन्स के लिए। सबसे पहले आती है इक्वलिटी। ठीक है, इक्वलिटी मतलब सारे सिटीजन्स को इक्वल देखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे आइडियल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो रूल बुक है उसका आइडियल बन जाता है, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक बन जाती है, या हम बोल सकते हैं उसका मेन इंग्रेडिएंट। अब मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम कोई मैगी खाते हैं या हम कोई भी ऐसी डिश खाते हैं ना, तो हम पूछते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जिससे हमारी पर्टिकुलर डिश बनी है, वो हो गए इंग्रेडिएंट्स। तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मिक्सचर में कुछ हम डाल देते हैं हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे स्पाइसेस बोल सकते हैं हम, कुछ ऐसे मसाले बोल सकते हैं जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाले ताकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत अच्छा बने, राइट। तो उसमें से कुछ हमारा इक्वालिटी, है ना, एक हम बोल सकते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब हम पूरे चैप्टर एक नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेक्युलर स्टेट मतलब जहां पे कोई भी रिलीजन एक ना, सब अपना अपना रिलीजन फॉलो करो, कोई भी कंट्री एक पर्टिकुलर रिलीजन को डोमिनेट ना करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रीडम आ जाता है। ठीक है, फ्रीडम्स आ जाते हैं। फ्रीडम, देयर सो मेनी थिंग्स जो हम, जिस चीज पे हम फ्रीली काम कर सकते हैं अपने सिटीजन के एज सिटीजन इन अ कंट्री। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है वी हैव इक्वालिटी, वी हैव सेक्युलर स्टेट, मतलब ये दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आइडियल्स हैं जिसमें हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। ठीक है, तो बीच में से हमने इक्वालिटी ले लिया, सेक्युलर ले लिया, फ्रीडम ले लिया। हम यहाँ पे फ्रीडम का एक और नाम बोल देते हैं, लिबर्टी बोल देते हैं, या वी कैन से राइट्स बोल देते हैं। तो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, उसको क्या बोला जाता है? आइडियल्स। तो पहला पॉइंट यही है जो हमारा, एंड दीज आइडियल्स क्या करते हैं? दीज आइडियल्स डिस्टिंग्विश कि कितना अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना। और कहीं ना कहीं ये चीज, ये जो आइडियल्स होते हैं, ये डिस्टिंग्विश भी करते हैं कि हर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड हुआ हुआ है।
राइट तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अलग इंग्रेडिएंट्स है, तो बेसिकली वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन ले लेते हैं तो उसके अंदर अलग इंग्रेडिएंट्स है, तो वो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंग्रेडिएंट्स या आइडियल्स डिफरेंट होते हैं, राइट तो इसलिए उनको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। जब हम गेम्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा ना कि गेम्स ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं, उससे अपने आप ही पता चल जाता है कि ये गेम पर्टिकुलर गेम है, ये वाली गेम पर्टिकुलर गेम है, या फिर ये गेम लूडो है, या फिर ये गेम हॉकी है, ये गेम क्रिकेट है, ठीक है, ये स्पोर्ट क्रिकेट है या ये फुटबॉल है। तो यहाँ पे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? बिकॉज ऑफ द रूल्स। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? दो कंट्रीज को, ठीक है, दो सोसाइटीज को, दो गेम्स को, या कोई भी दो चीजों को, सोसाइटी ले सकते हैं, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एनी, वी कैन डिस्टिंग्विश एनी कंट्री, एनी सोसाइटी, एनी गेम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, कॉन्स्टिट्यूटिव ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल की बात कर रहे हैं हम। जब हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल की बात कर रहे हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं ये साबित कर रहे हैं कि सारे कंट्री देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग अलग आइडियल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स की बात कर रहे हैं। और ये अलग कैसे हम कह सकते हैं? बिकॉज इन सब के आइडियल्स भी अलग हैं, ठीक है, इन सब के आइडियल्स अलग हैं, ठीक है, इन सब के क्या अलग हैं? इन सब के आइडियल्स अलग हैं। ऑलराइट तो आइडियल्स क्या है? बेसिक, अगर हम नॉर्मल भाषा में बोले, आइडियल्स आर इंग्रेडिएंट्स जिससे पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश भी हो सकता है और डिफाइन भी हो सकता है। हम इंडिया के कुछ आइडियल्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे बना रहे तो पता लग रहा है कि वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम नेपाल की बात करते हैं, और नेपाल का भी एक ब्यूटीफुल एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, और वो बोलते हैं कि जब नेपाल पहले मोनार्की था, ठीक है, नेपाल अभी ये नहीं था, बाद में जाके डेमोक्रेसी आई है। पहले क्या था? वो पहले जो फॉर्म उसके अंदर, इसी से हमारा नेक्स्ट आता है, बट मैं आपको पहले उसका एग्जांपल बता रही हूँ नेपाल का, ठीक है। तो नेपाल का एक एग्जांपल बहुत ही प्रोमिनेंट आपकी बुक में दिया गया है, और वो बोलते हैं कि नेपाल पहले था मोनार्की के अंदर। अब मोनार्की क्या होती है? मोनार्की एक फॉर्म होती है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसके अंदर किंग्स और क्वींस रूल करते हैं, राइट। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी के अंदर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, हम लोग इलेक्ट करते हैं अपने रूलर्स को, ठीक है। लेकिन मोनार्की के अंदर क्या होता है? किंग्स और क्वींस रूल करते हैं, ठीक है। अब वहां पे जो मोनार्की चल रही थी, कहां पे? नेपाल की बात हो रही है, तो वहां पे क्या होता है? लोग बहुत ज्यादा परेशान थे अपने मोनार्क से, अपने किंग से, तो उन्होंने अपने क्या किया? अपने ही गवर्नमेंट से फाइट करना शुरू कर दी कि हमें तुम्हारी दी गई चीजें पसंद नहीं आ रही हैं। तो जब लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया, जब लोगों ने बहुत ज्यादा फाइट क्रिएट कर दी, तो गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, अब कहते ना वो पीपल्स मूवमेंट इतनी हो गई थी, तो पहले जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, देखो कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी था, ठीक है, तो जब उनका पहले कॉन्स्टिट्यूशन था वो मोनार्की पे बेस्ड था, मोनार्क्स अपना रूल चलाते थे, उसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। तो तब के आइडियल्स अलग थे, ठीक है, तब के आइडियल्स और मिक्सचर इंग्रेडिएंट अलग था जब मोनार्क के अंदर था। फिर धीरे 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 जब पीपल्स मूवमेंट हुई, लोगों ने, नेपाल के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तुम्हारी गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही है, प्लीज इसे चेंज करो एंड वी वांट डेमोक्रेसी। फिर जब वो डेमोक्रेसी में चेंज हुआ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज हुआ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बना, और जब कॉन्स्टिट्यूशन फिर से बना, उसके आइडियल्स फिर से चेंज हुए, ठीक है, उसके आइडियल्स फिर से चेंज हुए, और जब वो आइडियल्स चेंज हुए उसके बाद वो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लाने लग गया। तो इसीलिए एक एग्जांपल से यही शो करता है कि आइडियल्स ही होते हैं एक ऐसी चीज जो एक कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करता है, ठीक है, और क्या करता है? अलग का मतलब होता है डिस्टिंग्विश करता है, राइट। तो इससे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो जाता है, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, हियर इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। हियर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में हम एक रूल बुक भी बोल सकते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या बोल सकते हैं? रूल बुक भी बोल सकते हैं। और हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं इट लेज डाउन सर्टेन आइडियल्स,
कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन करता है कुछ कुछ आइडियल्स के छोटा फॉर्म मैंने आपको बता दिया, हम बोल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री। वो फॉर्म करता है कि किस कंट्री में वी, मतलब यहाँ पे वी को डिनोट किया जा रहा है सिटीजन्स, है ना, सिटीजन्स या फिर पीपल, हम लोग कैसी कंट्री में रहना चाहते हैं। जैसे कि नेपाल के लोगों ने बोला कि नहीं नहीं अभी हमें रूल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, हमें मोनार्की बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वहां पे आइडियल्स चेंज हुए, राइट। मोनार्की पहले किंग रूल कर रहा था तो कह रहे थे हमें चाहिए डेमोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं वहां पे चेंज हुआ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ क्या चेंज हुआ, आइडियल्स चेंज हुए, राइट, आइडियल्स चेंज हुए। और इन आइडियल्स से ही तो एक कॉन्स्टिट्यूशन दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट, या व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सर्टेन आइडियल्स। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसे आइडियल्स या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देता है जो सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिटीजन एस्पायर कर सकता है। एस्पायर का मतलब अगर मेरे हिसाब से चल रहा है सिटीजन, अगर मेरे हिसाब से रूल बन रहे हैं तो मैं रहना चाहूंगी ना उस कंट्री में। अगर मेरे हिसाब से क्लास टीचर ने रूल बनाए हैं, है ना, मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से क्लास टीचर ने रूल बनाए, तो हमारा मन करेगा वाह हमें स्कूल में जाने में मजा आएगा। तो सिमिलरली जिस हिसाब से अच्छे आइडियल्स होंगे, सिटीजन के लिए आइडियल्स होंगे, उस हिसाब से हमारा मन करेगा कंट्री में रहने का। सो it lays down certain ideals that form the basis form करता of the kind of country we as citizen aspire to live in। हमारा मन करेगा ऐसी कंट्री में रहने का, राइट। ऑल राइट, अब बात आती है जैसे कि फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट थोड़ा सा लिंक्ड है सेकंड पॉइंट से। जैसे कि अब बात करें तो फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, आपको हर स्लाइड पे एक एक एग्जाम्पल दिखेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ स्कूलिंग एंड इफ वी सी द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग इज डिफरेंट, है ना, अलग अलग हैं। अगर हम इंडियन स्कूल की सिस्टम की बात करें और हम दो चीज़ों, हम सिलेबस की बात कर लें या फिर हम पूरे एंटायर एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, हमारा इंडिया वाला डिफरेंट होगा। बट इफ वी सी द एजुकेशन आउटसाइड दैट इज फॉरेन वाला विल बी डिफरेंट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिस्टम की, ठीक है। ऑलराइट, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ, वी कैन से स्कूलिंग, हम स्कूलिंग की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, है ना, एजुकेशन एंड स्कूलिंग। तो जैसे कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड स्कूलिंग डिफरेंट होता है, ठीक है, इज डिफरेंट, इज नॉट सेम, इज डिफरेंट। जैसे कि ये डिफरेंट है कि नहीं, सी डिफरेंट। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक इन आर इंडियन सिस्टम वी हैव प्रॉपर असेसमेंट मतलब हमारे एग्जाम्स होते हैं, एंड बाहर ऐसे सख्ती वाले एग्जाम नहीं होते, दे हैव ओपन बुक टेस्ट। तो बहुत ज्यादा सिस्टम डिफरेंस है। ये एग्जाम्पल है, हम इंडियन स्कूल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल, हम कोई भी इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ स्कूलिंग की बात कर रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। तो जैसे कि सिस्टम स्कूल का डिफरेंट होता है, इंडिया का अलग होता है और किसी और कंट्री का अलग होता है, वैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ पॉलिटिकल साइंस की, जहां पे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम। पॉलिटिकल की क्या बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पे आगे, सिविक्स पे आगे, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओके, गवर्नमेंट के सिस्टम की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। अगेन आई एम राइटिंग, तो जैसे सिस्टम अगर हम बोले डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, तो ऐसे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग कंट्रीज में भी डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। तो एक बार लिख लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स इफ यू राइट विद मी आपको अच्छे से समझ आएगा। पॉलिटिकल क्या चीज, सिस्टम, किसका सिस्टम, गवर्नमेंट का सिस्टम भी अलग होता है, ठीक है, इज डिफरेंट, ठीक है, इज डिफरेंट, वो भी डिफरेंट होता है।
जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नेपाल में पहले मोनार्की थी, तो कैसे कैसे सिस्टम होते हैं, मोनार्की होती है, डिक्टेटरशिप होती है, देन वी हैव ओलिगार्की, देन वी हैव डेमोक्रेसी। पता है आउट ऑफ ऑल दिस डेमोक्रेसी को बोला जाता है कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो इट इज नॉट द बेस्ट, हम बेस्ट नहीं बोल सकते बट हम ये जरूर बोलते हैं कि सब में से बेटर जरूर है, राइट। तो कौन कौन से सिस्टम है, और जहां पे हम डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं वहां पे हो जाती है तानाशाही, है ना, जहां पे एक ही इंसान की चलती है डिक्टेटरशिप। जहां पे हम मोनार्की की बात करते हैं, मोनार्की के अंदर रूल करता है हमारा किंग और क्वीन, ठीक है। ओलिगार्की की बात करते हैं, वहां पे ग्रुप ऑफ पीपल एक तरह से लीड करता है। और डेमोक्रेसी क्या है, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर व्हाट हैपेंस, डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल होता है वो पीपल के हाथ में होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स वी कैन से इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स, जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं हम जैसे सिटीजन। तो ये एग्जाम्पल देने का आपको मतलब यही था, जैसे स्कूल के सिस्टम, ठीक है, हर कंट्री का अलग अलग हो सकता है, इंडियन सिस्टम से अगर कंपेयर करें, ऐसे ही कंट्रीज का भी पॉलिटिकल सिस्टम भी गवर्नमेंट का अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इतना समझ आ गया सिस्टम अलग हो सकता है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का ये रोल है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का सिस्टम अलग है, डिक्टेटरशिप बिल्कुल अलग हो जाती है मोनार्की से, ठीक है, डेमोक्रेसी बिल्कुल अलग हो जाती है इन सब से। तो ऑफ कोर्स अगर ये अलग है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डिफाइन करता है कि कौन सी सिस्टम ऑफ द कंट्री का एक तरह से रूल बुक बनाई जा रही है, ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कहीं ना कहीं रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चल जाएगा कि भाई ये कंट्री में बहुत ज्यादा सिटीजन्स को कहीं ना कहीं राइट दे रखे हैं, सिटीजन्स के हाथ में डोरी थमाई हुई है, तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। डिक्टेटरशिप में मोनार्की की कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमको रूल बुक से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे थोड़ी बहुत पावर नहीं, सारी पावर किंग के हाथ में। तो पता चल जाएगा किंग के हाथ में पावर है, मैजेस्टी के हैंड में पावर है, तो मोनार्की है। डिक्टेटरशिप के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पता चल जाएगा कि सारी पावर्स पूरी की पूरी डिक्टेटर के हाथ में, वो ही डिक्टेट कर रहा है, ठीक है, उसी की ही चल रही है, अपने हिसाब से रूल्स बन रहे हैं, बार बार रूल चेंज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिक्टेटर, है ना। तो पता चल जाएगा कि वहां पे कौन सा फॉर्म चल रहा है, सिस्टम कौन सा चल रहा है, वो चल रहा है हमारा डिक्टेटरशिप। तो जैसे कि अगर हम देखें, अगर हम स्कूल के रूल्स भी बनाते हैं, यहाँ पे तो हमने सिस्टम देख लिया, यहाँ पे रूल्स का क्या रोल है ना, रूल्स का अगर स्कूल में देखें तो स्कूल के अंदर रूल्स का क्या रोल है, जैसे कि डिफरेंट रूल्स होते हैं हर एक स्कूल के, तो कहीं ना कहीं रूल से ही पता चल जाता है कि कैसा सिस्टम चल रहा है ना। कि फॉर एग्जांपल अगर वो रूल है कि वहाँ ओपन बुक टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को बैग ही नहीं लेकर आने, है ना, तो कहीं से पता चल रहा है कि सब कुछ तो स्कूल में अवेलेबल है, तो कहीं से सिस्टम पता चल जाता है कि स्कूल से ही बुक्स प्रोवाइड हो, स्कूल में ही बुक्स पढ़ी है, और स्कूल के अंदर ही लॉकर्स होते हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इंडियन सिस्टम में ये हमको है कि हमको स्कूल में बुक्स बैग सब लेके जाना है, एवरीडे हमें प्लानर मिलता है ना, हमारा टाइम टेबल होता है कि इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यहाँ पे टेस्ट भी होंगे, फिर उस रिस्ट्रिक्शन से, उस स्ट्रिक्टनेस से टेस्ट भी होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए कि अगर दो स्कूल के सिस्टम अलग हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी अलग होता है, और वो कहीं ना कहीं कैसे डिफाइन होता है, रूल बुक से डिफाइन हो जाता है। ओके, तो यहां से हमारा सेकेंड फीचर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि क्या वो डेमोक्रेसी है, क्या वो मोनार्की है, क्या वो डिक्टेटरशिप है, या वो किसी और फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इट में नंबर 2 वाला कर लिया पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूशन, पहले तो हमें समझ आ गई कॉन्स्टिट्यूशन आइडियल्स प्रोवाइड करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स देता है एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट, और बताता है कि कंट्री में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए फॉर सिटीजन ताकि वो अच्छे से रह सके। फिर दूसरा कि कंट्री, कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चल जाता है कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, राइट। अब बात आती है, समझ गए यहां तक तो हम समझ गए, 2 पॉइंट्स हमने समझ लिए। थर्ड पॉइंट आता है कि फॉर एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल पे आ रहे हैं हम, एग्जाम्पल में क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में हमारे 2 लीडर्स या मॉनिटर्स कल मैम ने चूज कर लिए, सो दीज आर क्लास मॉनिटर्स, ठीक है, ये क्लास मॉनिटर्स हैं।
एंड क्लास मॉनिटर जब भी चूज होता है कितना मजा आता है कि हम क्लास मॉनिटर चूज हो गए, ठीक है। बट कहीं कहीं ऐसे क्लास मॉनिटर्स होते हैं, जैसे मेरे टाइम पे तो ऐसे ही था कि दे वाज सो मीन, मतलब क्लास मॉनिटर्स ऐसे होता है कि हमारी चलेगी, हमारे पास पावर आ गई। तो जब क्लास मॉनिटर्स चूज हो जाते हैं वो अपने आप को सच में बनते हैं, राइट। वो अपने आप के अंदर एक अलग सी पावर आ जाती है। तो जब क्लास मॉनिटर्स की बात हो रही है, जब सब बच्चों में से टीचर क्लास मॉनिटर चूज कर लेती है, कई बार एक होता है, कई बार दो होते हैं, मेरे स्कूल में दो होते थे, राइट। तो दो जब क्लास मॉनिटर्स बन जाते हैं और उनके अंदर पावर आ जाए कि हम रूल करेंगे पूरी क्लास, वी आर द मॉनिटर्स। कुछ हो जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो इतना नहीं करते, बट जो हमारे फ्रेंड्स नहीं होते वो ज्यादा अपनी पावर को हाईलाइट करते हैं कि वी हैव पावर। तो कहीं ना कहीं पावर तो देखो आती है, पावर तो आती है क्लास मॉनिटर्स के साथ, बट अगर यही मॉनिटर्स पावर का मिस यूज करे, यही मॉनिटर्स पावर को नेगेटिव वे में लेके जाएं, है ना, और यही क्लास मॉनिटर्स पावर को मिस यूज करें, है ना। और मिस यूज कैसे करें? फॉर एग्जाम्पल मैम कह रही है कि ओके चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू प्रिंसिपल्स ऑफिस, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जा रही हूँ, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है। तो क्लास मॉनिटर्स प्लीज राइट द नेम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड जो बातें कर रहे थे या जो मिसबिहेव कर रहे थे। अब बाकी सब बच्चे ठीक है अपना अपना काम कर रहे हैं, और जिनसे क्लास मॉनिटर्स की बन नहीं रही है, या जैसे मेरे फ्रेंड्स नहीं होते थे कभी कभी क्लास मॉनिटर्स, तो क्या होता था मेरी मेरी उनसे आर्ग्यूमेंट हो जाती थी, ठीक है। तो ऐसे आपकी भी हो जाती होगी आर्ग्यूमेंट। तो अब क्लास मॉनिटर्स उस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं, भले ही मैंने बात की हो ना की हो, और जैसी मैम आ रही है वापस उनको मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं कि मैम दिस पर्टिकुलर गर्ल वाज टॉकिंग एंड शी वाज मिसबिहेविंग, एंड आई एम लाइक कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो वहां पे उन्होंने क्या कर लिया, पावर को नेगेटिव वे में लेके चले गए। जस्ट बिकॉज उनके पास पावर है तो वो नेगेटिव वे में लेके चलेगा, राइट। अगर यही रूल बुक में पहले से अभी ये क्लास के अगर रूल्स में लिखा होता है ना कि ऐसे कोई मिसयूज नहीं करेगा पावर को, और जिसने पावर को मिसयूज किया है ना वो उसको मैम हटा देंगी, ठीक है। अगर ये रूल बना होता तो ये कभी भी इतना मिसयूज नहीं करते, और अगर कर रहे हैं तो उनको पता है कि रेपरकशंस भी होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पावर को मिसयूज कर रहा है, ठीक है, उसके साथ क्या होना चाहिए या उसके साथ क्या होगा वो कहीं ना कहीं रूल्स में लिखा होना चाहिए, है ना। तो क्लास मॉनिटर्स ही खुद मिसबिहेव कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं पावर का, तो दैट इज बैड। सेम पॉलिटिकल साइंस का सेम एग्जाम्पल हम पॉलिटिकल साइंस में ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीडर्स, ठीक है, बहुत सारे लोगों के ऑफकोर्स लीडर्स होते हैं, वी आर सिटीजन्स, हम सारे सिटीजन्स हैं, और ये हमारे हैं लीडर्स। अगर बाई चांस लीडर्स ही या जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लीडर्स ही पावर का क्या कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, यही हमारे लीडर्स हैं। और पता है क्या, डेमोक्रेसी के अंदर हम सिटीजन्स ही लीडर्स को चूज करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है, एक बार डेमोक्रेसी भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सारा रिवॉल्व अराउंड जितना भी हमने 6th-7th में पढ़ा, अब आप 8th में पढ़ रहे हो, फिर आप 9th-10th में भी वो पढ़ोगे, बिकॉज ये तो एक जर्नी है पॉलिटिकल साइंस की। एक मैं बोलती हूँ हमेशा जो थीम है ना, हर एक चीज़ की थीम होती है ना, थीम पार्टी करते हैं, ये वाली थीम है, राइट। या हमने जैसे क्रिसमस पार्टी की तो रेड और वाइट की थीम ड्रेस पार्टी करनी है, तो हम थीम रखते हैं। तो ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी एक थीम चल रही है क्लास 6 से, वो थीम आपकी है डेमोक्रेसी, ठीक है। वो थीम क्या चल रही है आपकी, डेमोक्रेसी, बिकॉज हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक, बिकॉज हम आर इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमको पढ़ा भी वैसा रहे हैं, राइट। तो थीम क्या चल रही है, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी क्या है, सबसे पहले आपको वो जानना है। अगर आपको डेमोक्रेसी पता लग गया क्या है, तो ये सारे चैप्टर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। और ये जो क्लास 8th का आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ये सेम चैप्टर आपको 9th और 10th में बहुत फायदा देने वाला है, राइट। बिकॉज पूरा 10th का एक इसमें कॉन्सेप्ट आएगा जिसका पूरा चैप्टर ही क्लास 10th में। तो अगर आपको अभी समझ आ जाएगा, आगे जाकर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लोगों को या बच्चों को 9th-10th में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि वो 6th 7th 8th को ऐसे ही भूल जाते हैं, है ना। 6th 7th 8th में जो कराया या तो समझ नहीं आता, या तो समझ आया तो भूल जाते हैं, वही तो नहीं करना हमें। तभी तो हमें पॉलिटिकल साइंस बोरिंग लगती है। पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं हर क्लास के अंदर, सारे कॉन्सेप्ट रिवॉल्व अराउंड होते हैं हमारे डेमोक्रेसी से। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी वही एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, ठीक है। गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, एक सिस्टम लगा लो, एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है, सिटीजन्स जो होते हैं, जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, वो अपना रूलर या वो अपना लीडर को इलेक्ट करते हैं।
ठीक है, वो अपना लीडर को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और इसीलिए बोला जाता है कि ये पीपल्स गवर्नमेंट है। कैसी, ये क्या है, पीपल्स गवर्नमेंट है, लोगों की गवर्नमेंट है। ठीक है, ये क्या है, लोगों की गवर्नमेंट। आप इतना समझ आओगे, अगर रूल बुक अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं अब ये बोला जाता है कि डेमोक्रेसी है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होना चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है ना, जहाँ पे सिटीजन्स अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, सिंपल अभी इतना समझो, तो उसके रूल बुक भी होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है, ठीक है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो मोनार्की, जैसे हमने नेपाल का एग्जांपल दिया, क्या उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता? उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, लेकिन क्या होगा, उसके आइडियाज अलग हो जाएंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो जाएंगे, राइट। तो डेमोक्रेसी हमारी थीम चल रही है। अब हम बोल रहे हैं कि सिटीजन्स जो है वो अपना लीडर इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, राइट। यही लाइन हम समझ रहे, इन डेमोक्रेसी द लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। बट व्हाट इफ हमने लीडर चूज किया, ठीक है, मॉनिटर भी, अगर हम क्लास मॉनिटर की बात करते हैं, हो सकता है कि मैम ने सबसे पूछ के पूछा हो, कि सबसे पूछ के डिस्कस किया हो कि लीडर्स किसको बनाए, तो मेजॉरिटी ने हाथ खड़ा किया और हम इन दोनों को लीडर बना दी, क्लास मॉनिटर। सिमिलरली इन पॉलिटिकल साइंस या इन पॉलिटी, वी से पॉलिटिकल रियलिटी ऑल्सो, सिटीजन चूज करता अपना लीडर। बट व्हाट इफ और बट हम यूज करें यहाँ पे कि लीडर्स नहीं मिसयूज कर लिया पावर को, ठीक है। इफ लीडर्स मिसयूज द पावर्स, लीडर्स ने क्या कर लिया, मिसयूज कर लिया पावर को। लीडर्स ने क्या किया, मिसयूज किया, जैसे मॉनिटर्स ने किया मिसयूज, तो उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स सिटीजन्स को तो प्रॉब्लम आएगी है ना। अगर लीडर्स मिसयूज करते हैं पावर को, ऑफ कोर्स दिस इज अ बैड थिंग ना, गलत बात है कि लीडर को पावर दी गई है, या जो हमारे रूलर्स है उनको पावर दी गई है और उस पावर का उन्होंने मिसयूज किया है एंड उसको नेगेटिव वे में लेके गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या गार्ड, यहाँ पे गार्डियन एंजल बोलते हैं ना, कि कौन आता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, हमारे रूल बुक डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे रूल्स लेड हैं कि अगर पावर का मिसयूज वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि वो देखभाल करते हैं, वो गार्ड बनते हैं, एक तरह से सिक्योर करते हैं कि सिटीजन्स के राइट को या सिटीजन्स को ठेस कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। या अगर लीडर्स मिसयूज कर रहे हैं मेजॉरिटी का, ठीक है, ओवर, है ना, मेजॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं मिसयूज कर रही है, उनको डोमिनेट कर रही है, तो हमारे यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि वो उस चीज को देखता है और समझता है और उसका हल भी निकालता है, क्योंकि हम सिटीजन्स को बहुत ज्यादा राइट्स और हक दिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज आती है कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी मेजॉरिटी वर्ड बोला, ठीक है, अभी जब हम क्लास लीडर की बात कर रहे थे, हो सकता है जैसे मैंने बोला कि क्लास लीडर, क्लास मॉनिटर अगर मैम ने चूज किया, हो सकता है कि मैम ने पूछ के किया होगा और मेजॉरिटी लोगों ने हाथ खड़ा करा। मेजॉरिटी का मतलब ज्यादा लोग, ठीक है, माइनॉरिटी मतलब कम लोग, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें, अब आने वाले टाइम पे मैं आपको हर एक चीज का मतलब नहीं समझाऊंगी, अभी आपको पता होना चाहिए। मेजॉरिटी बोल रही है मैम, तो मेजॉरिटी मतलब ज्यादा लोग। अब क्लास 9th और क्लास 10th में ऐसे ही होता है, मैम बोलती है मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी मतलब ऑलरेडी पता है ज्यादा लोग, माइनॉरिटी मतलब कम लोग। तो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी तो मैं आपको सारी चीजें सब बताऊंगी, राइट। आने वाले कुछ चैप्टर्स में ये सब चीजें फिर नहीं बताएंगी मैम, तो ये आपको स्टोर करना है अपने दिमाग में। सो इन दैट केस आपको मैम ये समझा रही हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्लास मॉनिटर्स मैम ने चूज किए, आपकी क्लास टीचर ने बोला कि आप लोग को मैं डिस्कस करके करवाती हूँ, तो जिन लोगों ने ज्यादा हाथ खड़े किए वो हो गए ज्यादा लोग, वो हो गए मेजॉरिटी में, उन लोगों ने सिलेक्ट किए क्लास मॉनिटर। और जो मेजॉरिटी हो सकता है जो क्लास मॉनिटर्स हैं वो मेजॉरिटी की साइड ज्यादा हो और माइनॉरिटी की साइड ज्यादा ना हो, है ना। माइनॉरिटी मतलब जहाँ पे कम लोग हैं, जिन लोगों ने उनके लिए हाथ खड़ा नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं जेलस भी हो सकते हैं उनसे, और हो सकता है जो मेजॉरिटी ग्रुप है, जो ज्यादा लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं कम लोगों पे। तो ये चीज कौन सॉर्ट कराता है? अगर क्लासरूम में बात आती है तो क्लास टीचर सॉल्व करवाती है ना, क्योंकि क्लास टीचर ही कहीं ना कहीं तुमसे बिठा के रूल्स बनवाती है। और जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, वहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्ट करता है, बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन सॉर्ट करता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अंदर रिटन एंड लेड है सब कुछ, कहते हैं ना रिटन प्रिस्क्राइब्ड, सब कुछ इसके अंदर ही लिखा गया है। रूल बुक है, ऐसी रूल बुक है कि ऑलवेज वी कैन गो बैक टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिटिमेट है, एकदम सच्चाई पे बेस्ड है,
राइट तो कुछ भी दिक्कत होती है वी कैन ऑलवेज गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों जा सकते हैं बिकॉज हम डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर है एक तरह से हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं और अगर डेमोक्रेसी की बात नहीं भी कर रहे हैं हम नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं सिटीजन्स के लिए बहुत ज्यादा राइट्स रूल्स रेगुलेशन फ्रीडम वाले बनाता है राइट चलो इससे हमें थर्ड पॉइंट ये समझ आता है कि डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर जो डोमिनेंट ग्रुप है डोमिनेंट का ग्रुप का मतलब क्या होता है डोमिनेटिंग जो ऐसा मेजॉरिटी वाले लोग हैं जो माइनॉरिटी को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं है ना तो लेस पावरफुल पीपल हो सकता है उनके पास पावर नहीं है हो सकता है वो एक बड़ा ग्रुप भी नहीं है ठीक है तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज बनाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन उनको हेल्प करता है ठीक है अब बात आती है एक और पॉइंट की ठीक है एक और पॉइंट की बात आती है अगेन दिस इज एन एग्जांपल ठीक है एग्जांपल है अब क्या होता है एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हम बोल सकते हैं अभी तो हम स्कूल एग्जांपल कर रहे हैं तो रूल्स हम बात कर सकते हैं कि रूल्स जो होते हैं वो हमको हमसे भी सेव करते हैं या वो हमको हमसे भी कहीं ना कहीं कहते हैं ना आईना दिखाते हैं कल को फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में ना एक रूल था टू स्पीक इन इंग्लिश अगर हम स्कूल में बोल रहे क्लास टीचर ने बनाया था वो रूल सबसे करके बात करके डिस्कस करके और बाय चांस इफ वन फेल्स टू स्पीक इन इंग्लिश कि अगर वो इंग्लिश नहीं बोल रहा तो लगेगा फाइन अब घर में जाओ और पैसे लेकर आओ और फाइन डाल दो और ऑफ कोर्स घर वाले पूछेंगे कि बेटा क्यों लेके जा रहे हो पैसे तो बोल दो मैंने इंग्लिश नहीं बोली तो घर वाले भी पिट्टी पिट्टी करेंगे और स्कूल में तो हो ही रही है पिट्टी ठीक है तो इन दैट केस क्या होता था हमारे स्कूल में रूल था कि भाई इंग्लिश बोलनी है ठीक है अब हमें पता है कि रूल भाई अच्छा रूल है कई बार हमारे दिल में ऐसा आ जाता है कि हम क्यों फॉलो करें वी रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन हम ऐसे बोलते हैं ना कि रूल्स बनते ही ब्रेक करने के लिए हमने तो इंग्लिश बोलनी नहीं है सो स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में आता है कि जो इंग्लिश रूल है हम इसको फॉलो नहीं करते बट अगर हम देखें कि रूल तो हम के लिए हमारे लिए बना है ना अगर हम इंग्लिश नहीं बोलेंगे ये हमारा रूल था तो हमारा ही नुकसान है भले आज हमें दिक्कत आ रही है बट इन दी लॉन्ग रन या फिर इन दी फ्यूचर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ही एक फायदेमंद साबित होगा अभी बेशक हमें रूल अच्छा नहीं लग रहा बट आगे जाके ये हमारे लिए ही फायदेमंद होने वाला है तो फॉर एग्जांपल कहीं ना कहीं रूल्स हमको हम ही से ही बचाते हैं हम हमारे दिमाग में तो आ गया था ना एक बार कि नहीं हमें इंग्लिश नहीं बोलनी है ना मेरे दिमाग में आ गया था कि ये कैसा रूल है हमारे स्कूल में ये कैसा रूल है हमें फाइन क्यों लगाएंगे तो कहीं ना कहीं वो रूल इसलिए ही बनाते ताकि वो हमारे लिए आगे जाके बेनिफिशियल हो है ना तो कहीं ना कहीं ये रूल्स हमारे लिए बनाते हैं इट इज फॉर द पीपल स्कूल चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था रूल मैंने एग्जांपल दिया आपको अब सेम एग्जांपल हम पॉलिटिकल साइंस पे ले लेते हैं ठीक है अब बेसिकली जो हम पॉलिटिकल साइंस पे लेके जा रहे हैं पॉलिटी पे लेके जा रहे हैं पॉलिटिकल रियलिटी पे लेके जा रहे हैं तो कई बार ऐसे रूल्स बनते हैं ठीक है या फिर रूल्स तो बने ही हुए हैं कई बार ऐसे रूल्स हैं जहाँ पे हमें लगेगा कि पता क्या होता है कई बार रियलिटी के अंदर जब हम रूल्स तो चलो एक साइड होगा एक सिचुएशन लेते हैं इन रियलिटी जब हम रियलिटी की बात करते हैं ना रियलिटी मतलब सच ठीक है जो अभी हो रहा है जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हर चीज ना देखो कई बार क्या होता है एवरीथिंग हो नहीं सकता कि बिल्कुल सही जा रही हो कभी कभार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं राइट लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऐसा नहीं है कि दीज थिंग्स आर ऑट टू बी राइट ठीक है स्टूडेंट्स तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं देयर आर प्रॉब्लम्स एंड चेंज भी आता है What is happening? ओके तो रियलिटी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं ठीक है जब हम पॉलिटिकल रियलिटी की बात कर रहे हैं तो पॉलिटिकल रियलिटी के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं हो सकता है कि वहाँ पे लीडर्स आपने सुना होगा मम्मी पापा को बात करते हुए रिलेटिव्स को बात करते हुए कि करप्शन हो गया है कि लीडर्स अपने रोल सही से नहीं निभा रहे ये तो गलत हो रहा है ना तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हो सकता है कि लीडर्स जो हैं वो मिसयूज कर रहे हो पावर का है ना और पावर कैसे कर रहे हो मिसयूज करप्शन हो रही हो ठीक है स्टूडेंट्स और करप्शन के साथ साथ हो सकता है कि लीडर्स निभा ना रहे हो अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो लीडर्स आर नॉट फॉलोइंग व्हाट द सिटीजन्स आर सेइंग सिटीजन्स की मानी नहीं जा रही हो ठीक है सिटीजन्स का कोई रोल ना तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आ रही हो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कि
एग्रवेट हो रही हो, बन रही हो, तो हमारा मन करता है एकदम एज अ सिटीजन कि भाई ये कैसे रूल्स हैं, ये तो फॉलो ही नहीं हो रहे, छोड़ो, हमें तो डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हम डिक्टेटरशिप को फॉलो कर लेते हैं, है ना, हम ऐसा लीडर ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो करप्शन हो रही है, हमारे एज दो वी आर डेमोक्रेसी, ठीक है, हम सोचते हैं ऐसा कि हम डेमोक्रेसी तो है ना, हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, बट क्या हो रहा है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो क्यों ना हम एक न्यू तरीका ट्राई करें और हम अपना लीडर, हम अपना सिस्टम ही चेंज कर लेते हैं, हम डिक्टेटरशिप ले आते हैं, ठीक है, हम डिक्टेटरशिप ले आते हैं और डिक्टेटरशिप में हम एक बढ़िया सा लीडर लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं उस टाइम तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को ठीक कर दे। हो सकता है कि उस टाइम वो डिक्टेटरशिप में कोई लीडर आए और वो ठीक कर दे, बट लॉन्ग रन के अंदर जब हम इसको लॉन्ग रन में लेके जाएंगे, ठीक है, जब हम इसको आगे लेके जाएंगे, हो सकता है कि उस टाइम तो डिक्टेटर वाले लीडर ने, जो डिक्टेटर है, डिक्टेटरशिप में लीडर ने हमारी मान ली, लेकिन लॉन्ग रन में वो बाद में जाके तानाशाही करे, वो बाद में जाके हमारी कोई बात ना माने। सो इन दैट केस ये पूरा जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं वापस आता है रूल्स पे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो भी रही हैं, हमारे रूल्स इतने अच्छे से प्रिस्क्राइब्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉब्लम ये हम ही से है ना, हमारी प्रॉब्लम हम ही से क्यों है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम इसका ना फटाफट जो सोल्यूशन है ढूंढ लें, और सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन उस टाइम तो हमें मिल जाएगा, बट लॉन्ग रन में सोल्यूशन हो सकता है कि खराबी भी हो जाए, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमें इंग्लिश, जैसे कि एग्जाम्पल था स्कूल वाला, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि इंग्लिश अभी नहीं बोलनी क्योंकि फाइन लगता है। हो सकता है कि हो क्या सकता है कि आगे जाके यही इंग्लिश, अगर इंग्लिश हटा देते स्कूल, हो सकता है मुझे इंग्लिश ही ना आती होती, है ना, तो यही अगर रूल बना है, स्ट्रिक्टनेस है, तो कहीं ना कहीं आई नो वेरी गुड इंग्लिश, राइट, तो कहीं ना कहीं वो जाता है, वो क्रेडिट जाता है उस स्कूल को, वो क्रेडिट जाता है उस रूल को, है ना। सो इन दैट के रूल्स बने तो होते ही हैं, प्रेस्क्राइब्ड है, रिटन है, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉब्लम उस टाइम क्रिएट करे, वो रूल्स उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट लॉन्ग रन में उसका फायदा ही मिलता है। तो इन रूल्स का कहीं ना कहीं बेनिफिट ही मिलेगा लॉन्ग रन में जाके, ठीक है, इनका बेनिफिट ही मिलेगा। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हम कोई और समाधान ढूंढ लेते हैं, उसका भी लॉन्ग रन में आके हो सकता है कि बेनिफिट्स ना मिले, राइट। तो रूल्स हमेशा प्रोवाइड करते हैं हमें बेनिफिट्स, सो इन दैट केस इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस। हो सकता है कि हम ऐसे डिसीजंस ले लें, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आके हमको सैड होना पड़े कि भाई हमने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया, है ना, मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं रूल फॉलो नहीं कर रही, रूल को हटा दो, है ना, हमें तो हिंदी बोलनी है, तो हो सकता है कि हमें लॉन्ग रन में आके हम ऐसा डिसीजन ले लें, हमें इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज आती नहीं, भले ही हिंदी हमें आनी चाहिए, इंग्लिश भी सब लैंग्वेजेस आनी चाहिए, है ना, और कहीं ना कहीं उससे हमको लैंग्वेज भी हमारा आगे जाके ब्रश अप होता है। सो लॉन्ग रन में अगर हमें वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। सो नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, so constitution protects us again, here of course it means constitution हमें प्रोटेक्ट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें गार्ड करता है अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट कुड हैव एडवर्स इफेक्ट, ऐसे डिसीजन जिनके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, एडवर्स जिनके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे डिसीजन जिनके बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और लार्जर प्रिंसिपल मतलब बड़े तादाद पे हो सकता है, उनके प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। अभी वी हैव अ लॉट टू डू, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स, ठीक है। अब हमने क्या देखा, इफ वी सी फ्रॉम द स्टार्टिंग, हमने यहाँ पे समझे अपने फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स भी देखे, और कॉन्स्टिट्यूशन की हमने क्या क्या देखी, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देखे, हमने ये देखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, ठीक है, और जब हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, तो हमारे पास 3 से 4 ऐसी स्टेटमेंट्स आई जिससे हमें ये पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हमें बताता है कि हमारे आइडियल्स क्या हैं, है ना, हमें आइडियल्स बताता है फर्स्ट, ठीक है, हमको आइडियल्स ले डाउन करता है, हमको हमारी कंट्री में हम एज सिटीजन कैसे रहें, अच्छे तरीके से रहें, वो बताता है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, हम डेमोक्रेसी है, तो हमारी सिस्टम में रूल्स में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल्स भी उसके डेमोक्रेटिक वाले हों, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रिस्क्राइब करता है कि कोई पावर का मिसयूज ना करे, तो विच मीन्स एवरीथिंग इज रिटन। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या किसी देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। और लास्ट पॉइंट हमने ये किया कि वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट करता है, हम कोई गलत डिसीजन ना ले लें। ठीक है, अब पार्ट हमारा सेकंड स्टार्ट होता है जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स क्या होते हैं। बिकॉज हम इंडिया में रहते हैं, है ना, हम इंडिया में रहते हैं और हम ये पढ़ने जाएंगे अभी कि कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या होते हैं, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स कैसे बने थे, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो हमारी रूल बुक है वो किस सिचुएशन से आई थी। ठीक है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये समझ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये समझ आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में कैसे बनेगा अब ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें पूरी, हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, एक स्टोरी डेवलप कर लेंगे अपने दिमाग में। ठीक है, आपको लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस में हम स्टोरीज क्यों करते हैं, पॉलिटिकल साइंस में हम स्टोरीज इसलिए कर रहे हैं या सिविक्स में हम स्टोरीज इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस समझ आए और बोरिंग ना लगे। और ये जो मिसकंसेप्शन आपका बना हुआ है कि पॉलिटिकल साइंस बोरिंग है, पॉलिटिकल साइंस समझ नहीं आती, ऐसा ना हो। और प्रॉमिस यही है ना आपका जो मैंने किया था कि सारे आपको कॉन्सेप्ट सिंपलिस्टिक टर्म में, सिंपलिस्टिक वे में कराने हैं, है ना। तो अब आ जाते थे एक स्टोरी पे बेस कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स आए थे, आपको पता है, इंडिया के अंदर, और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए उन लोगों ने बहुत ज्यादा अपनी अथॉरिटी जताई इंडियंस के ऊपर, बहुत ज्यादा तानाशाही की लोगों के साथ, अपना ही कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स बनाए हुए थे उन्होंने, है ना। और हम लोग जो उनके, आप लोग तो नहीं है बट वी कैन फील, है ना, मैं भी नहीं थी बट वी कैन फील, वी आर इंडियंस, है ना। तो हमें वो कहीं ना कहीं फील करना पड़ेगा उस टाइम पे उन लोगों के साथ उन्होंने क्या क्या किया। और जब वो करते थे, अपनी अथॉरिटी जगाते थे, अपनी तानाशाही करते, तो वी हमारे ही एक तरह से एरिया में रह के, हमारी जगह में रह के वो अपनी चीजें चलाते थे। तो यहाँ पे कितना बुरा फील होता है ना हमें कि कोई आ जाए, सोचो कोई रिलेटिव आ जाए आपके घर में, आपका घर है, आप अपने तरीके से खाना खा रहे हो और वो आपको बार बार पोक करता है कि नहीं नहीं ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। आपको अरे मेरा घर है, मैं जैसे मर्जी जीऊं, राइट, दिस इज माय प्लेस, आई वांट टू लिव द वे आई वांट, तो मैं, हु आर यू। तो उस टाइम क्या था, हम ब्रिटिशर्स को ये उस टाइम नहीं बोल पा रहे थे, बट धीरे 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 आपको जैसे पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ, है ना, तो वो धीरे धीरे वो बात की बात है। बट अभी क्या हुआ, जब हम नॉर्मल स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रिटिशर्स आ गए और अपने अपने कहते हैं ना तानाशाही, अपनी अपने रूल्स, अथॉरिटी जमाने लगे। जब वो अपनी अपनी अथॉरिटी जमाने लग गए तो वी एज सिटीजन्स हम सोच में पड़ गए कि भाई, हम एज सिटीजन्स थे, ऑफकोर्स इंडियन सिटीजन्स, हम सोच में पड़ गए, हमारे सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन्स के साथ हमारे लीडर्स भी, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स मतलब हमारे, हम लोग और हमारे नेशनल लीडर्स जो कहीं ना कहीं जिन्होंने हमारी मदद करी है ना, इंडिपेंडेंस हासिल करने में, सिटीजन्स हम लोग और हमारे लीडर्स सोच में पड़ गए। वी थॉट कि भाई हम इतने, हमने सोचा, ठीक है, हमने इतना सोचा, और हमने क्या सोचा, हमने पॉजिटिव सोचा कि अभी तो ये हमें रूल कर रहे हैं पर कभी ना कभी तो हम जीतेंगे, कभी ना कभी तो हम इनको इनके घर का रास्ता दिखाएंगे। तो जब हम इनको अपने घर का रास्ता दिखाएंगे तो इन दैट केस क्या होने वाला है, हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे, हम इनके रूल से क्यों चलें। तो सारे सिटीजन्स और सारे लीडर्स यही सोचते थे कि जब ये ब्रिटिशर्स चले जाएंगे, अभी तो वो आए हैं, हमने इनको वापस ही भेजना है, जब ये वापस चले जाएंगे तो हम अपने रूल्स अपने हिसाब से बनाएंगे, है ना, हम अपने रूल्स बनाएंगे। हमें कैसे अपने लीडर्स चाहिए, हमें कैसी हमें कैसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, कैसा सिस्टम चाहिए पॉलिटिकल वे में, ये सब हम अपना खुद चूज करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करते थे, होप, ये कहीं ना कहीं हमारी होप थी। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारी एक सच्ची, कहते हैं ना, सच्चे मन से हम जो भी चाहते हैं वो पूरी होती है, वो पूरी कायनात मिल जाती है और वो हमारा पूरा होता है, लेकिन हमारा दिल सच्चा होना चाहिए। सो इन दैट केस उस टाइम उन लोगों ने ठान ली थी, इंडियन सिटीजन ने ठान ली थी, प्लस लीडर्स ने ठान ली थी। और ये लीडर्स कौन से थे, इनको हम बोलेंगे ये लीडर्स, दीज वर नेशनल लीडर्स, जिन्होंने हेल्प की थी हमारी
ताकि हम ब्रिटिशर्स को बाहर उनके घर भेज दें और हम यहाँ पे अच्छे से अपने हिसाब से रहें। ठीक है, तो हम पहले सोचते कि जब हम फ्री हो जाएंगे, जब हम हासिल कर लेंगे अपनी इंडिपेंडेंस, तो हम अपने रूल अपने हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, हम ऐसा सिस्टम अच्छा सा अपनाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं सोच तो थी। अब वो सोच की उन्होंने, क्योंकि वी आर इंडियंस और हमारे इंडियंस थोड़ा दिमाग हमने लगाया, हमने कहा कि हमारा दिमाग तेज है और हमने ठान लिए कि इनको बाहर निकालना है। तो तब से ही प्लानिंग शुरू हो गई थी। अभी हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इंडिपेंडेंस मिली उसके अगले दिन हम लेजी तो बिल्कुल नहीं थे उस टाइम के लोग। ठीक है, तो यहाँ से एक अच्छी बात आती है, गुड प्रोसेस, गुड होप, एक अच्छी सोच कि भाई हमने करना है, हमें ठान लिए, और ऊपर से प्लानिंग कि हमने प्लानिंग उस टाइम पे हमारे रूल बुक की या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग शुरू होने लग गई थी। और प्लानिंग जब शुरू होने लग गई थी तो हमें पता है कि ये एक दिन की बात नहीं थी। ठीक है, और ये पर्टिकुलर एक बंदे के बस की बात नहीं थी, तो इसमें बहुत सारे लोग लगे, बहुत सारे दिन लगे। तो प्लानिंग शुरू हो गई थी जहाँ पे वहाँ पे क्रिएशन हो रही थी, नए नए आइडियाज की, नए नए विजन की और नई सोच की। ठीक है, तो ये प्लानिंग शुरू होगी। किसकी प्लानिंग हो रही है? ये प्लानिंग हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। होगा मैम कौन सी प्लानिंग है? कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग होती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं रूल बुक। और एक कौन से देश की हो रही है? कुछ सो तो नहीं रहा ना? तो किसकी हो रही है? इंडिया। इंडिया, इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे चैप्टर का नाम है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। अब आप सोचोगे मैम इतनी ज़्यादा लोग लगे, तो कितने लोग लगे? लगभग 300 लोग लगे, 300 पीपल लगे। एंड कितना टाइम लगा? ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे 3 साल, 3 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स। ऐसे नहीं कि आज हमने प्लान किया चलो अब परसों करेंगे प्लानिंग, नहीं अब ऐसा करते 1 महीने बाद करते। नो, इट वॉज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, बार बार हुआ, कॉन्टिन्यू हुआ, लगभग 3 साल। तो और कितने लोगों ने किया? तो जब हम पॉलिटिकल वे में बात करते हैं, मीटिंग, जैसे हम कहते हैं ना मीटिंग, एक मीटिंग करते हैं है ना, कई बार कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी होती है घर में, हम कहते हैं मीटिंग करते हैं, या स्कूल में कुछ करना होता है चलो मीटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मीटिंग, पॉलिटिकल साइंस में मीटिंग को बोलते हैं असेंबली। ठीक है, क्या बोलते हैं? असेंबली। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली। तो एक कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली बनाई गई थी। डेट क्या थी उसकी असेंबली की? ठीक है, उस असेंबली की डेट थी, ये याद रखना, पहली बार वो असेंबली हुई या वो मीटिंग हुई ऑन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर। आपको पता है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिपेंडेंस की क्या डेट है? तो उससे पहले देखो क्या है ये, 1946। ठीक है, और आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, वो बना था, या जिसको हम बोलते हैं अडॉप्टेड। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रॉब्लम है, यहाँ पे समझना। अडॉप्ट कब हुआ था? 26 को। ठीक है, अडॉप्ट हुआ था 1949 में, राइट। और लागू कब हुआ? कब? रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? रिपब्लिक डे कब क्यों मनाते हैं? रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं कि आर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी बात हो रही है, जिसकी रूल बुक की बात हो रही है, इट केम इनटू इफेक्ट, वो उस दिन आया इफेक्ट के अंदर। कब? 1950। ठीक है, 1950 में 26 जनवरी, अभी आएगा ना, 1950 को हमारा बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। बनता नहीं, इट केम इनटू इफेक्ट। ठीक है, ये याद रखना, इसको बोलते हैं केम इनटू इफेक्ट। नॉर्मल जनरल नॉलेज है, केम इनटू इफेक्ट। अडॉप्ट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और पहली मीटिंग कब बनाई गई इसकी? कि इस दिन से शुरुआत होगी मीटिंग की, दैट वाज 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली की। ठीक है, ये वाली डेट याद रखना हमेशा, क्योंकि ये आगे जाके काम आएगी। नॉर्मल जनरल नॉलेज है बट आगे जाके काम आएगी। ठीक है, तो जब असेंबली बन गई, मीटिंग हो गई, शुरुआत हो गई, तो कितने साल लगे? लगभग 3 साल। कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर्स, कॉन्स्टिट्यूटिव ईयर्स मतलब बैक टू बैक। ठीक है, कंटिन्यू हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? तो ये जो असेंबली बिठाई गई, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर इसलिए क्योंकि उस टाइम पे कलर्ड कैमरास नहीं होते थे, राइट।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साथ बैठी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, बिकॉज अभी क्या हो रहा था, अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस हासिल नहीं हुई थी, राइट तो उससे पहले बन रहा था, ये प्लानिंग चल रही है, ठीक है। तो ये क्या चल रही थी, प्लानिंग चल रही थी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे रूल्स हमारे हिसाब से बनेंगे। अब जब ऑफ कोर्स जब प्लानिंग चल रही होती है ना, तो बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लीडर्स थे, और उन लीडर्स ने बोला कि देखो अभी जो हम फील कर रहे हैं ना, हम चाहेंगे कि जब सब ठीक हो जाए ऐसे रूल्स उधर जाएं, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जब हम फ्री हो जाएंगे, क्योंकि माइंडसेट क्लियर था कि हमने कभी ना कभी इंडिपेंडेंस हासिल करनी है। सो इन दैट केस वो ये बोल रहे थे कि हमारे रूल्स के अंदर सारे इक्वलिटी आनी चाहिए। अभी हमें गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, हम सब लोगों को इक्वल देखेंगे, हमें फ्रीडम नहीं दी जाती तो हम फ्रीडम देंगे, हम अपना रिलीजन फॉलो नहीं कर पाते तो हम एक सेक्युलर स्टेट बनाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग में डाल दी गई कि जब भी ये बनेगा इसके अंदर इतने सारे एलिमेंट्स होंगे, राइट इसके अंदर इतने सारे, उसके अलावा कि माइनॉरिटी मेजॉरिटी को तो राइट्स कहीं ना कहीं दे ही देंगे, बट हम माइनॉरिटी को भी राइट्स देंगे। हम ऐसी वॉइसेस लेकर आएंगे, ठीक है, हम ऐसी वॉइसेस लेकर आएंगे लोगों की जो अभी जो कुछ बोल नहीं पा रही हैं, जिनका बिल्कुल भी वॉइस ऊपर नहीं उठ के आ रही, जिनका हम बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, मार्जिनलाइज कर देते हैं, हम उनकी वॉइस भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स ने अपना अपना श्रेय दिया है, अपना अपना बिल्कुल कहते हैं ना कि डिवोटेड हो गए, अपना अपना बिल्कुल क्रेडिट दिया, अपने सोल दिया, अपना कहीं ना कहीं मेहनत दी, हार्ड वर्क दिया, और इससे हमारा ब्यूटीफुल बहुत ही अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी नाइस इफ यू सी, ठीक है। तो इतना टाइम तभी तो लगा, 3 साल लग गए, है ना, कितने दिन लग गए इफ यू सी, सो मेनी पीपल वर देयर। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, एक सोशल रिफॉर्मिस्ट भी बोल जाते हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब फादर बोल रहे हैं, फादर का मतलब पापा मतलब बाप है भाई कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितनी बड़ी बात है, राइट। तो बी आर अम्बेडकर को क्या बोला जाता है, बी आर अम्बेडकर जी को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हम माइनॉरिटी की बात करते हैं, ये इन्हीं से ही आती है। ये कहते हैं फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, इनको क्यों कहते हैं, ये चीज बोलते हैं कि देखो राइट्स हम मेजॉरिटी को तो दे ही देते हैं, बट ऐसी कुछ वॉइसेस, ऐसे कुछ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल, ऐसे सेक्शन ऑफ पीपल जो वल्नरेबल है, जो वीक है, उनको सोसाइटी में लेकर आना, उनकी वॉइसेस सोसाइटी में लेकर आनी। ऐसे भी रूल्स बनाओ, अपने रूल बुक में ये भी डालो कि ऐसे लोगों का भी हक ऊपर आए, हर एक इंसान को इक्वालिटी से देखा जाए, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें अक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठी होके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाली गई। जैसा कई बार होता है ना, हम एक पिज्जा बनाते हैं या कई बार हम मिक्स वेजिटेबल बना लेते हैं, है ना, उसमें सारी सब्जियां डाल देते हैं। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स डले जो कि बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गुड माना जाए, ठीक है। एंड व्हाट ही ब्रॉट, वीकर सेक्शन, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं माइनॉरिटी की वॉइसेस को उठाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। दैट इज व्हाई ही इज नोन एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो इंडिया है, ऑफ कोर्स जब ये एक प्लानिंग चल रही थी, जब इस कॉन्स्टिट्यूशन की आगे ग्रोथ चल रही थी कि भाई प्लानिंग चल रहा है, और इट इज नॉट एक दिन का काम नहीं था, 2 दिन का काम नहीं था, 3 साल का काम था। एक बंदे ने नहीं किया, 300 मेंबर से ज्यादा लोगों ने काम किया। तो उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि हमारा इंडिया जो है वो एक डाइवर्स नेशन है, ठीक है, वो एक क्या है, डाइवर्स नेशन। अब डाइवर्स नेशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और डिवीजन भी, डाइवर्सिटी और डिवीजन 2 वर्ड आते हैं। डिविजन वर्ड कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, डिविजन वर्ड कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, ठीक है। अब नेगेटिव इसलिए आता है कि भाई डिवाइड हो रही है सोसाइटी, बिछड़ रही है, एंड डिवीजन, और हम डिवीजन को पॉजिटिव एस्पेक्ट में कैसे लेके जाते हैं, या डाइवर्सिटी को पॉजिटिव एस्पेक्ट में कैसे लेके जाते हैं, हमारा रिच कल्चर है
हम बोलते हैं रिच कल्चर, मतलब सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मेनी ड्रेसिंग स्टाइल। हम उस टाइम पे भी इंडिया को देखते हैं, तब भी ऐसा ही रिच कल्चर सामने आता है, ऐसी ही प्रिंसली स्टेट सामने आती हैं, जो उस टाइम प्रिंसेस गवर्न कर रहे थे, प्रिंस थे उस टाइम पे, राइट तो वो कहते हैं हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिच रखना पड़ेगा, जैसे ही हमारी एक तरह से इंडिया की फैमिली है वैसे ही हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, है ना। कई बार होता है ना फैमिली में ज्यादा मेंबर्स हैं तो उतना हिसाब से रोटी सब्जी बनानी पड़ती है, तो वैसे ही जैसे फैमिली, जैसे ही इंडिया की फैमिली है, जैसे इंडिया का एक तरह से ग्रुप है, डिवीजन है, डाइवर्सिटी है हर चीज में लेके, जैसे कि लैंग्वेज है, देन वी हैव ड्रेसिंग स्टाइल, रिलीजन है, इतनी सारी चीजें अलग अलग हैं, उसी हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इन सबको अकोमोडेट करे, हर इंसान को अकोमोडेट करे। हर एक इंसान जो इंडिया में रह रहा है वो सब एक फैमिली की तरह रहने चाहिए, तो इसलिए ऐसे ऐसे एलिमेंट्स डाले गए कि हर इंसान को हक मिले। हर इंसान क्या हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, वो रह सकता है इंडिया में फ्रीली, राइट तो इसलिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा जो एक रिच कल्चर, एक रिच हेरिटेज को शो करता है, ठीक है। अब क्या बात आती है, अब बात आती है, इसलिए ऐसे कुछ 5 फीचर्स हैं जो हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले, ठीक है, अब ये है फीचर्स, ठीक है, ऐसे कुछ फीचर्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, देयर 5 फीचर्स। पहले मैम बाइफरकेट कर देती हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो फर्स्ट फीचर आता है हमारा फेडरलिज्म। अभी आपको नेम से लग रहा है फेडरलिज्म कितनी बड़ी बात है, ये कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिच बनाता है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि पावर कहीं ना कहीं क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। और थर्ड और फोर्थ आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, एंड फिफ्थ आता है हमारा सेक्युलरिज्म। ओके तो फटाफट हम 5 चीजों को बहुत ब्यूटीफुली समझ लेंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, फेडरलिज्म थोड़ा बिग टॉपिक है, ठीक है। जब हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, ठीक है। फेडरलिज्म क्या है, फेडरलिज्म डिवाइड करता है अपने वर्ड में फेडरल को, ठीक है। फेडरल, फेडरलिज्म क्या मतलब हुआ, फेडरल का लेवल, लेवल्स, ठीक है। तो फेडरलिज्म, फेडरल लेवल्स। अभी फेडरलिज्म समझ लोगे, क्लास 9th में और 10th में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्लास 10th में पूरा चैप्टर फेडरलिज्म पे, ठीक है। तो अभी समझ लोगे को आगे जाके कोई दिक्कत ही नहीं आनी। तो ये बेसिकली क्या है फेडरलिज्म, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर फीचर है, ठीक है। और वो बोल रहा है कि ये लेवल्स है, तो कहीं ना कहीं हमने अपनी सोसाइटी को लेवल्स में बांट दिया, ठीक है। अब सेकंड होता है ना, जब हम अभी क्या है, जब हम केजी में होते हैं तो हमारे एलिमेंट्री लेवल माना जाता है ना, जूनियर स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर स्कूल, सीनियर सेकेंडरी हो जाता है, ठीक है। तो पहले हम 1st to 5th, फिर 6th to 8th, फिर 9th to 12th, कहीं ना कहीं हमारे लेवल्स आते हैं। तो ऐसे ही लेवल से स्टार्ट होता है। तो बोला जाता है फेडरल के अंदर कि जो पहला लेवल आता है या जो हम बिग लेवल मान के चलते हैं, ठीक है, वो किसका लेवल है, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। ये कौन सी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, पूरे नेशन की गवर्नमेंट होती है, सबसे बड़ी वाली, ठीक है, नेशन की गवर्नमेंट होती है। मैम समझ आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशन की गवर्नमेंट होती है। क्या कर सकती है, किस चीज पे लॉ बना सकती है, ऐसे लॉ जो पूरे नेशन के सेम है, पूरे देश के सेम है। फॉर एग्जाम्पल करेंसी, ठीक है, करेंसी रुपीज लेते हैं हम, है ना। ऐसा तो नहीं कि अगर हम बिहार में जाएंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं वी डू नॉट एक्सेप्ट रुपीज, ऐसा तो है नहीं। तो हम किसी भी देश के, किसी इंडिया के देश के किसी भी कोने में चले जाएं, हमारी करेंसी एक्सेप्ट होगी। तो ऐसे कुछ लॉज, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स, ऐसी कुछ चीजें जिस पे पूरा देश सिमिलर रहता है, सेम रहते हैं, उसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लॉ सेम बनाती है,
ठीक है। उसके नीचे आती है एक सबऑर्डिनेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट जिसको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में जैसे कि मैंने बोला डाइवर्सिटी है, तो ऐसी ही स्टेट गवर्नमेंट भी होती है ना। स्टेट गवर्नमेंट के अगर डाइवर्सिटी है तो मतलब बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। एंड यू नो कि इंडिया में स्टेट्स में भी डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट्स भी हैं बहुत सारी, तो अलग अलग स्टेट की भी अलग अलग गवर्नमेंट होती है, हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट होती है ना। तो जैसे कि अगर यूपी की बात करें, यूपी की अपनी गवर्नमेंट है ना। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, उसको बोला जाता है स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉर्ट होती है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो लीडर्स होते हैं वो किस पर्टिकुलर चीजों पे लॉ बना सकते हैं, किस पे ठीक कर सकते हैं उसको, जो पर्टिकुलर एक ही स्टेट का हो। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो आपके स्कूल की प्रिंसिपल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो प्रिंसिपल वो पूरे स्कूल की प्रिंसिपल है ना, पूरे स्कूल के लॉज बनाती है, पूरे स्कूल की चीजें देखती है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये हमारा स्कूल है, ठीक है, और ये हमारी कंट्री है, इजी। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे नेशन की है, ऐसी प्रिंसिपल पूरे स्कूल की है, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हम लेते हैं अपनी क्लास टीचर को, क्लास टीचर पर्टिकुलर क्लास की है ना, क्लास टीचर क्या है, पर्टिकुलर क्लास की है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या है, पर्टिकुलर स्टेट की है, जो पर्टिकुलर क्लास तक ही सीमित है। उसके बाद एक और छोटा लेवल आता है, ये आ गया लेवल, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं लेवल, जो स्टैंडिंग लाइन में छोटे से बड़ा ठीक है, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, ये आ जाता है लेवल, ठीक है। और एक छोटा लेवल हम मान के चलते हैं जिसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा पंचायती राज सिस्टम, जो गांव और कूचों में होता है, ठीक है, वो हो जाती है लोकल गवर्नमेंट। और अगर हम स्कूल के एग्जाम्पल लें तो हमारे क्लास मॉनिटर्स है ना, तो पावर तो उनके हाथ में भी है, पावर इन सबके हाथ में है, लेकिन सबकी पावर अलग है। सबसे ज्यादा पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब प्रिंसिपल के हाथ में। फिर उससे कम पावर होती है जो पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित रहती है, वो होती है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, मतलब क्लास टीचर के हाथ में, राइट। उससे कम पावर होती है लोकल गवर्नमेंट के हाथ में, जो सिर्फ गांव और कूचों तक रहती है, टाउन्स एंड म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन तक रहती है। जैसे क्लास मॉनिटर की पावर सिर्फ क्लास तक ही सीमित रहेगी, है ना। तो यही बाइफिकेशन है, इसी को ही बोलते हैं फेडरलिज्म। तो हमारे इंडिया में ये बहुत अच्छा फीचर है। ऐसा नहीं है कि मतलब पावर सिर्फ एक के हाथ में, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, कि बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, पावर शेयर हो जाती है। यहाँ पे इनकी अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग पावर है, लोकल गवर्नमेंट की अलग पावर है, प्रिंसिपल की पूरे स्कूल से रिलेटेड पावर है, क्लास टीचर की सिर्फ क्लास तक सीमित है, और क्लास मॉनिटर की भी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की तरफ सीमित है, राइट। अब बात आती है सेकंड, जिसको हमने पढ़ा है यहाँ पे, जिसको बोला जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये यहीं पर ही समझ रहे थे, इजी पॉइंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना, मतलब लीडर्स हम चूज कर रहे हैं। तो जैसे बोलते हैं डायरेक्ट, किसके हाथ में डोर दी गई है, सिटीजन्स के हाथ में। हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपने लीडर्स को चूज कर सके। तो यही तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी शो करती है कि हमारे पास पावर है और हम इस पावर से बाई चांस, सोचो हमने अपने लीडर्स को चूज कर लिया, इलेक्ट कर लिया, और वो लीडर खड़े नहीं उतरे, वो लीडर्स ने बात नहीं मानी, प्रॉमिस कर दी, प्रॉमिस निभाया नहीं, तो हमारे हाथ में पावर है कि अगली बार हम उसको वोट ना करके किसी और को वोट कर दे। तो कहीं ना कहीं पावर किसके हाथ में हुई, पावर हुई सिटीजन्स के हाथ में, है ना। और ये पावर, ये ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो पूरा रोल देती है सिटीजन्स को। और सिटीजन्स क्या चूज करते हैं, सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं। और जब सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करती है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स को वो बार बार, जरूरी नहीं है कि एक ही को चूज करे। अगर वो सिटीजन ने बात नहीं मानी, सॉरी, अगर वो लीडर ने बात नहीं मानी, तो सिटीजन उसको अगली बार वोट भी नहीं करेगी, तो वो लीडर भी नहीं बन पाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स कर लिए। थर्ड पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर में हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है कि पावर इज गेटिंग सेपरेटेड, ठीक है। पावर तो है लीडर्स के हाथ में, लेकिन वो सेपरेट हो रही है। अभी हमने पावर देखी लेवल्स के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना, प्रिंसिपल, क्लास टीचर, क्लास मॉनिटर। अब हम पावर देखते हैं सेम लेवल, लेवल सेम है, ठीक है। पहले हमने अलग अलग लेवल्स कर लिए, राइट। अब हम कर रहे हैं कि लेवल्स बिल्कुल सेम है, सेम लाइन पे, जिसे कहते हैं सेम लाइन, ठीक है, बट पावर अलग अलग है।
क्या है, पावर अलग अलग है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको स्कूल लेवल पे भी दूंगी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर्स मतलब यहाँ पे आते बिग बिग वर्ड्स जैसे लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव, थोड़ा लगेगा कि ये तो बिग बिग वर्ड्स आते हैं। फिर ये आते हैं हमारे जुडिशरी, ठीक है। अब एल लेजिस्लेचर, ठीक है, एल मतलब जो लीडर्स हमारे लिए लीडर्स, ठीक है। फिर एल लॉ बनाते हैं, लॉ मेकिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। एल मींस लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब है एल से याद करने ऐसे लीडर्स जो हमारे लॉ बनाते हैं, एल एल एल, ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं। ऐसे लीडर्स, लेजिस्लेचर कौन है, ऐसे लीडर्स हैं जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं, उनको लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव, ऐसे लीडर्स होते हैं, ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं ये वाले जो लॉ बनते हैं, जहां लॉ मेकिंग है, उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, मतलब उसको इंप्लीमेंट कराते हैं, मतलब उसको आगे प्रोसेस करते हैं। इम्प्लीमेंट हुआ, यहाँ पे एक लॉ बना, ठीक है, यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंट का मतलब वो पूरा होने के प्रोसेस में चला गया। यहाँ पे बना, यहाँ पे सिर्फ बन रही है, यहाँ पे वो आगे पहुंच भी गई, ये लागू हो गई। इंप्लीमेंट होना, लागू होना। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये वाले पार्ट में और ये वाले पार्ट में, यहाँ पे चीज बन रही है कहीं ना कहीं और यहाँ पे वो इंप्लीमेंट हो रही है, लागू हो रही है। कोई लॉ बन रहा है या कोई रूल बन रहा है तो यहाँ पे वो इंप्लीमेंट भी हो रहा है, ठीक है। बाय चांस कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो कोई ना कोई जज तो चाहिए ना उसको सॉर्ट करने के लिए। तो जज क्या होता है, जे, जुडिशरी, ठीक है, जे फॉर जुडिशरी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो जे फॉर जुडिशरी बोल सकते हैं हम, जुडिशरी, और जे फॉर जज, ठीक है, जे फॉर जुडिशरी, जे फॉर क्या आ जाएगा, जज, और जज क्या होते हैं हमारे, कोर्ट्स, कोर्ट सुने होंगे आपने, कोर्ट्स होते हैं। तो ये ऐसा ऑर्गन है जो हमारे डिस्प्यूट सॉर्ट कराता है, लड़ाइयां सॉर्ट कराता है, कॉन्फ्लिक्ट सॉर्ट होती है यहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वहां पे होता है सॉर्ट, ठीक है, ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे लॉ बन रहा है, यहाँ पे वही लॉ एग्जीक्यूट हो रहा है, आगे प्रोसेस में लागू हो रहा है। बाय चांस कोई लड़ाई आ जाती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे वो सॉर्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या हो जाता है, सॉर्ट हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी पावर्स क्या हो रही हैं, सेपरेट हो रही हैं। ये क्या है, ये ऑर्गन्स हैं, ठीक है, ये सेम लेवल पे आते हैं, ये सेम लेवल सेम है, बट ऑर्गन्स बन जाते हैं। पावर लेवल सेम है ये, ठीक है, लेवल जैसे कि हमने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, लेवल बन गए ना पावर के। यहाँ पे इनके पास पावर तो है बट सेम पावर है, ठीक है, पर अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग इनके क्या है। लगा लो कि जैसे कि आप क्लास 8th में हो, क्लास के सेक्शंस हैं, क्लास 8th A, क्लास 8th B, क्लास 8th C, क्लास 8th D। तो हो तो सब एक ही क्लास के, बट आपके क्या बन गए, सेक्शंस बन गए, A B C D, सेम एक ही लेवल पे हैं बट इनके बन जाते हैं सेक्शंस, अलग अलग रोल्स हैं। और इन सबके पास जो है पावर, ऐसे नहीं किसके पास ज्यादा किसके पास कम है, सेम ही है भाई, 8th क्लास के सारे। तो इनके ये जो पावर है एक दूसरे की, चेक्स एंड बैलेंस कर सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनकी पावर इक्वल है और एक दूसरे के ऊपर चेक भी कर सकते हैं, एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई लॉ बना नहीं बना, हाँ भाई लॉ बन गया, क्या तुमने इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, हाँ भाई हमें प्रॉब्लम आ रही, क्या तुम सॉर्ट कर रहे हो उसको अच्छे से, सेम, ठीक है। यहाँ पर बोल जाता है पावर इज गेटिंग सेपरेटेड, अलग अलग पावर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सो वी हैव डन फेडरलिज्म, अलग अलग लेवल्स हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे पास रोल है, हम डायरेक्ट सिटीजन वोट कर सकता है लीडर्स के लिए, ठीक है, प्लस रिप्रेजेंटेटिव चूज करता है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर सेम ही लेवल पे अलग अलग सेपरेट होती है, राइट। फंडामेंटल राइट्स, अब फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है, और ऐसे राइट्स हैं, ऐसे हक हैं जो हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है, सिटीजन्स को मिलते हैं, भर भर के मिलते हैं डेमोक्रेसी के अंदर,
हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऐसे एक दो राइट्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे पता है आपको भी पता है, अगर नहीं पता वी हैव इन योर एनसीईआरटी, आप देखो उन राइट्स को, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डेफिनेटली बताऊंगी। पहले यू डू द हसल, नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखो कितने राइट्स आपको पता हैं और कितने राइट्स आपने पढ़े हैं। जो आपको राइट समझ नहीं आता वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि नेक्स्ट क्लास पॉलिटिकल साइंस की क्लास में मैं आपको राइट्स भी समझाऊं। ठीक है, तो जैसे कि है हमारे पास राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रही है हमारे पास हक है कि हम उस पर लड़ सकते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस्क्राइब करता है, हमारे रूल बुक में लिखे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका होमवर्क है, यू विल राइट द फंडामेंटल राइट्स नीचे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, पांचवा फीचर है हमारा सेक्युलरिज्म। ठीक है, सेक्युलरिज्म वर्ड आता है सेक्युलर से, यहाँ पे हम बोलते हैं सेक्युलर का मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता। सो वी हैव डिफरेंट रिलीजन, हम सब इंडिया में डाइवर्सिटी है, हम सब इंडिया में डाइवर्स नेशन है। ठीक है, और हम सब अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रेस्क्राइब करता है कि अगर हमारा डिफरेंट कोई भी रिलीजन है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में मर्ज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से दूर रहना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इंडिया, हम बोल सकते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। ठीक है, अब स्टेट की बात आती, कई बार हो सकता है कि मैंने गवर्नमेंट की जगह स्टेट भी बोल दिया हो, है ना, मैंने गवर्नमेंट की जगह स्टेट भी बोल दिया हो। सो हियर गवर्नमेंट को, जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट को हम स्टेट भी बोलते हैं किसी भी वे में। ठीक है, हम स्टेट भी बोल सकते हैं। अब स्टेट का मतलब ये नहीं वो यूपी वाली स्टेट की बात कर रहे हैं या हिमाचल की बात कर रहे हैं। स्टेट मीन्स वी आर सेइंग इट इन अ नेशनैलिटी वे या नेशन स्टेट। ठीक है, हम इंटरचेंजेबली गवर्नमेंट को स्टेट बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं नेशन स्टेट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन उसका है और वो कहीं ना कहीं अपने में ही एक बहुत बड़ी चीज है। राइट, तो इसलिए गवर्नमेंट को हम नेशन स्टेट भी बोल देते हैं कई बार, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट बोलें। एंड स्टेट हियर डज नॉट मीन कि पर्टिकुलर स्टेट जो है, बिकॉज गवर्नमेंट भी अपने में एक बहुत बड़ी स्टेट है। ठीक है, और अगर हम दूसरी कंट्री से भी मैच करें तो हम बोल सकते हैं इंडियन स्टेट, है ना, तो हम इंडिया को भी एक स्टेट मान के चलते हैं जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री से। ठीक है, तो ये स्टेट क्या काम आती है, कंपेयर करने में भी काम आती है। हम कंपेयर कर सकते हैं और हम एक तरह से नेम से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि ये हम नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर कंट्री के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम सेक्युलर वर्ड पढ़ते हैं और हमने सेक्युलर पढ़ा भी है, सेकेंड चैप्टर आपका इसी पे ही बेस्ड है। और आपको पता है ये वर्ड सुनने में लगता है मुश्किल है, बट इट इज वेरी इजी। सेक्युलर जस्ट मीन्स कि वी ऑल हैव अपने अपने रिलीजन। आर कॉन्स्टिट्यूशन और आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट और नेवर विल बी प्रेशराइजिंग यू कि आप एक ही अपना रिलीजन फॉलो करो। यू कैन फॉलो योर ओन रिलीजन बट यू कैन नॉट मिक्स इट विद द पॉलिटिकल स्टेट। ठीक है, आपको किसी भी कंडीशन में ये नहीं बोला जाएगा कि आप ये वाला रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, सो विद दिस चिल्ड्रन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग योर first chapter of political science. I hope it was easy for you. Any doubt, anything you want that ma'am ये समझ नहीं आ रहा है और ये line समझ नहीं आ रही of NCERT की, I am ready to help you in the simplistic way. Right, you can write down in the comment section and let me know where you have any doubt. Bye bye children, see you next time.